गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस देखे कुछ। अब हमारा लास्ट हुआ था बैंक चार्जेस तक, राइट? अब ये बैड डेट वाला पॉइंट जो है ना, सुनो मेरी बात बच्चा लोग, ये बैड डेट जो वैरायटी है इसमें जो मैं लिखवा रहा हूं फिलहाल आप वो लिख लो। बैड डेट इनर कॉलम में लिखो एक्सिस करके, यहां लिखो ओल्ड वाला, ओल्ड। इसका कंसेप्ट बहुत बहुत बड़ा है, कम से कम 3 सेशन लगेंगे। कितने? लेकिन ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी भर आन दो, कोई वैरायटी सब तुमको आ जाएगी। क्लियर? ओल्ड बैड डेट, इसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट। ये सब लॉसेस है। क्या ये? इससे वन टाइप ऑफ लॉसेस, न्यू बैड डेट। ये हमेशा अपने पास रखना, कंटेन। चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंटिंग करो या कंपनी की, ये वैरायटी कवर होगी। प्लस न्यू आरडीडी, इसमें से जो अमाउंट आएगी लेस करना ओल्ड आरडीडी। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, इट इज माय एक्चुअल लॉस ऑन डेटर्स। ये जो अमाउंट है ना आउटर में, ये एक्चुअल लॉस है। सर ये क्या है? आरडीडी का मतलब क्या होता है? बैड डेट का मतलब क्या होता है? मैंने बैड डेट का मतलब ही नहीं समझाया तो आरडीडी का कहां सुनाऊंगा मैं तुमको? मैंने क्या बोला? ये एरिया प्रोफार्मा खाली करते वक्त नहीं पढ़ा सकता मैं। पूछो क्यों? इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है। ये प्रैक्टिकली यहां पे एक एग्जाम्पल कस्टमाइज बनवाऊंगा और फिर उसको सॉल्व करवाऊंगा। यानी इन शॉर्ट सुनो मेरी बात, मेरे यहां से आपके बुकलेट के एग्जाम्पल सॉल्व होने के पहले 2 कस्टमाइज क्वेश्चन दूंगा। एक जिसमें पूरी वैरायटी कवर्ड हो और दूसरी सिर्फ बैड डेट के रिगार्डिंग, यानी ये बैड डेट जो है ना 4 हेड दिखा ना, उसके रिगार्डिंग कस्टमाइज क्वेश्चन आके तुमको दूंगा। और फिर आपको ओवरऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल, पूरी वैरायटीज आपको कवर हो जाएगी। फिर मैं इतना गारंटी दूं, सोल ट्रेडिंग क्या, कंपनी का भी फाइनल अकाउंट आप सॉल्व करने रेडी हो। क्लियर? समझे? कुछ दिन रुको, बस आपका होने ही वाला है। ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए तो मैं शुरू करता हूं। आगे बढ़ू। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है? मेरी एसेट की वैल्यू, और दूसरा मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है ये? तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, उसको एसेट में से माइनस करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और इसका जीता जाता एग्जांपल अगर बोलूं तो याद करो, आपने जब डेप्रिसिएशन को बनाया था तो डेबिट साइड में टू एसेट अकाउंट लिखे थे और क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल अकाउंट। याद है आपको? तो ये क्रॉस इफेक्ट यहां होगा। आपने डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट बनाया था। हम लोग डेप्रिसिएशन टॉपिक में जब एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो डेबिट साइड में हम लोग यहां पे लिखते थे टू एसेट अकाउंट, या मशीनरी वगैरह जो भी है, और क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते थे बाय पीएनएल अकाउंट। ये क्रॉस इफेक्ट है। क्या ये जो मैं बताता ना, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं ये लोग। अब देखो कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, पीएनएल के डेबिट में, इनवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है वो? तो ये डेप्रिसिएशन जो साल के एंड में हम टोटल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है मेरा वो? इनडायरेक्ट क्यों है? ना तो वो गुड्स को बनाने के दौरान लगा और ना ही वो गुड्स को परचेज के दौरान लगा। ये खर्चा ऐसा है जिसमें नोटा आती भी नहीं और नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलोगे इसको? समझा आपको? क्लियर? अब डेप्रिसिएशन टॉपिक हमारा पीछे जा चुका है। अर्थ देखो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो कंसंट्रेशन यहां कर। पहले आ रहा नहीं कुछ भी, छोड़ उसको बोल के मतलब नहीं कुछ मेरे को। आगे ये लॉस बाय फायर वाला काम रोक दो। सर ये तो रोकते जा रहे हैं आप ऐसा काम। इसका कनेक्शन गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर से। जब मैं तुमको डायरेक्ट इनकम पढ़ाऊंगा ना, डायरेक्ट इनकम कहां पड़ी होती है? ट्रायल के जाति कहां है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो वहां पे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर है, दिख रहा है तुमको ये वाला? उसका कनेक्शन इससे है। तो जब क्रेडिट साइड जब पढ़ाऊंगा ना, तब वो मैं आपको हेड भी समझा के दूंगा कैसे करना है सॉल्व। और ये सब प्रोफार्मा के वक्त ही होता है।
आप अगर ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं आगे जब परफॉर्म करूंगा तो आएगा, तो नहीं आएगा। आपका अगर बेसिक लेवल अच्छा नहीं हुआ तो नहीं आने वाला है वो। क्लियर पिक्चर, समझा? इसलिए जो भी है अभी आएगा या तो नहीं आएगा। मैं झूठी उम्मीदें आपको रखता नहीं। जो मेरे पास डे 1 से मेरा सेशन देख रहा होगा उसको समझ रहा है क्या कर रहा मैं, लेकिन जो अगर बीच बीच में आ रहा कभी कभार तो उसको समझेगा भी नहीं वैसे भी, क्योंकि एक दिन की भी लिंक टूटी, तुम्हारा टॉपिक गया हाथ से। और मैं आपको एक एक आइटम का मतलब बता रहा हूं, एक एक का कि मतलब क्या होता है, मतलब ही नहीं, वाई इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी बता रहा हूं ताकि आपको देखते से मालूम पड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंस। मैंने आपको बताया कि आपके दुकान के अंदर अगर टेलीफोन होंगी उसका जो हर महीने का बिल आएगा, क्या आएगा? दैट इज योर इंडायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज ना तो ये परचेस लगा ना तो ये गुड्स को बनाने के दौरान लगा। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग का मतलब होता है अगर आपने ऑफिस बनाया हुआ है, जैसे कोई लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में माल अलग बनाते हैं लेकिन डील ऑफिस में करते हैं, तो ऑफिस के अंदर आप लोग अपना ये बिजली जला रहे हर महीने का, एसी वगैरह का खर्चा जो आता है उसको बोलते हैं ऑफिस लाइटिंग या ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या बोलेंगे इसको? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, उसको लाइटनिंग बोलते हैं एक्चुअली, बिजली बिल को लाइटनिंग बोलते हैं। समझा आपको? क्लियर? ये थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेजेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अब आप देखो आप वसूली करने जाते हो, क्या आते हो? लाइन पे वसूली करने जाते हो ना, आप नहीं जाओगे तो अपने एम्प्लॉय को दोगे, तो एम्प्लॉय वसूली करने जाएगा उसको खर्चा आता भाई, वहां पे ट्रैवलिंग का खर्चा आ गया, रहने का खर्चा वहां पे, या फिर खाना पीना खाएगा वो, तो टोटल जो खर्चा आएगा उसको अपन ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अब बताओ, हाँ इसको कन्वेंस बोलते हैं। कन्वेंस एक्सपेंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक ही होता है यहाँ। अब कोई दुकानदार कन्वेंस लिखता है, कोई दुकानदार ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखता है, दोनों है क्या है? एक ही आइटम, लेकिन अपने अपने अलग है। जैसे कैरेज ऑफ फ्राइट, कोई फर्क है क्या? वो अपने अपने आइटम में, अपन दुकान में अकाउंटिंग करते वक्त क्या लिखना चाह रहे हैं, तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं को तो तुमको दोनों सिखाना पड़ेगा ना प्रोफार्मा के वक्त, क्योंकि हम यहाँ पे सभी दुकानों की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक नेचर की दुकान की बात नहीं कर रहे। समझा आपको? क्लियर? हाँ, तो ट्रैवलिंग में आप इन शॉर्ट जो वसूली करने जाओगे उसका जो खर्चा आएगा वो इसमें लिखोगे। क्लियर पिक्चर? अनप्रोडक्टिव वेजेस मैं पढ़ा चुका हूँ, रॉयल्टी ऑन सेल्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है। हाँ, लीगल एक्सपेंसेस, अब लीगल एक्सपेंस है ना, कोर्ट कचहरी के एक्सपेंस होते हैं। अब आप देखो, आपका कस्टमर कोई चेक डुबा देता है, मतलब आपके पैसे डुबा देता है, आपको कस्टमर ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, हम उसको बोल रहे भाऊ पैसा, बोलता है ही नहीं, है ही नहीं, बोल तो कैसे पैसे लगता, चेक है तेरा, बाउंस किया हुआ, और चेक एक ऑफेंस है, क्या है? अगर बाउंस हो गया तो ऑफेंस है, क्या है? चेक क्या है? निगोशिएबल, पढ़ा है ना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? 3, बोलो कौन से? बता दुर्गा। मार्केट बता रही है फिर। अबे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक पढ़ाया था, 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे रात को, कहा था? टाइप्स ऑफ चेक नहीं पूछा बेटा मैंने, तू बता प्राची। हाँ वेरी गुड, क्या बात है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल रिसीवेबल एक ही होता है ना। कितनी बार पढ़ाया तुमको मैंने? बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तू बता भावेश। हाँ हाँ तू बता भरत। नहीं पता है, मैं बताऊं? सुनो, 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। पढ़ा है? प्रॉमिसरी नोट नहीं समझा है? पढ़ाया नहीं कभी? ठीक है। इंडिया के अंदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट 3 रिकॉग्नाइज्ड है, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। अगला टॉपिक है तुम्हारा फाइनल के बाद फर्स्ट टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 12th का सेकेंड टॉपिक हम पढ़ाते हैं। तो अब सुनो, अब कोई ये तीनों इंस्ट्रूमेंट में से तुम्हारा कस्टमर कोई इंस्ट्रूमेंट तुम बनाओ और वो बाउंस कर दे, डिसऑनर कर दे, क्या कहते हैं? तो तब उसके ऊपर केस होती है, क्या होती है?
अब अपन उसके ऊपर केस कर जाएंगे तो वकील का बोलेगा लाओ भाव 1000 रुपए, इधर 100 रुपए भरो, ये बाबू को 200 रुपए दो। बाबू मतलब ऑफिसर। अरे अपन मराठी मतलब बाबू बोलते, पता है तुमको? जान दो, ठीक है, सीख लो, फिर नहीं बता दो। हाँ, तो बाबू यानी वो जो दफ्तर पे बैठता ना ऑफिसर, उसको बाबू लोग बोलते, बाबू। तो ये बाबू को 200 रुपए दो, ये 300 रुपए दो इधर। तो ये जो खर्चे आते हैं कोर्ट कचहरी के, उसको अपन क्या नाम देंगे बोलो? उसका नाम देंगे लीगल एक्सपेंस। और ये लीगल एक्सपेंसेस मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ना तो ये गुड्स को बनाने के दौरान लगा और ना ही ये परचेस के दौरान लगा, तो इसलिए इनडायरेक्ट क्या है मेरा? समझा? हाँ, अब इसके अलावा रुको मेरे को याद करें तो और कौन से खर्चे जो अपन लिख सकते हैं? हाँ, सेल्स कमीशन तो गई सेल्समैन के लिए, और क्या आएगा? ट्रैवलिंग एजेंट्स। ठीक है, बस ठीक है। अब हमने कवर किया 2 टाइप के खर्चे, कौन से बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लॉसेस। अब डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम पड़े होते हैं बच्चा लोग? देखो, अब क्या क्या कवर हो गया? ये कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब पर्सनल एक्सपेंस नहीं पूछना। पूछो क्यों? लंबा सेशन हो गया उसके ऊपर। याद है कुछ तुमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया, इंटरेस्ट ऑन वो पर्सनल सैलरी पढ़ाई, कमीशन पढ़ाई। अरे पढ़ाई ना? वो शशांक वाला एग्जाम्पल याद है कुछ? शशांक और दूसरा कौन था पार्टनर में? हाँ, शशांक और, अच्छा ये था क्या? ठीक है। हाँ, लक्ष्य। नहीं, लक्ष्य को मैं जनरली एग्जाम्पल लेता नहीं हूँ। पूछो क्यों? जल्दी बुरा मान लेते हैं। हाँ ठीक है, समझा आपको? क्लियर? समझा जतीन? हाँ, तो पर्सनल एक्सपेंस भी हो चुका है। अब आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। चलो, अब एसेट के लिए कौन सा प्रोफार्मा खोलना पड़ेगा? बैलेंस शीट का। अब देखते हैं कौन कौन सी एसेट है। पहले एसेट की डेफिनेशन बोलो। एसेट का मीनिंग क्या है बच्चा लोग? हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा टिक गई उसको तुम एसेट बोल देना। लेकिन सुनो, अब तुमको मैं डाउट थोड़े क्लियर करना चाहूंगा, तुम बड़े हो गए, क्या बोलो? सुनो इधर देखो। हाँ, अब डाउट क्लियर इसलिए होना कर रहा हूं मैं तुमको, समय के साथ थोड़े रहस्य और खोलने पड़ते हैं, तो अभी समय आ गया है। सुनो, अब एसेट का मीनिंग तुमको 11 में मैंने क्या बताया था? हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर, तुमको एसेट, बराबर कि नहीं? लेकिन अब उसके अंदर 2 पॉइंट और ऐड ऑन करो। सुनो, ध्यान दो, शायद तुमको और वो कंफ्यूज करे, लेकिन आगे की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए तुमको वो पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। पहली बात, हर वो चीज जो तुम्हारे पास 1 साल ज्यादा है वो तुम्हारी एसेट है, लेकिन उसका कंडीशन है, अगर वो तुम्हें कमा के दे तो। कमा के दे तो एग्जाम्पल दूं, सपोज मैंने घर में एसी लगाई, तो आप क्या बोलोगे? इज इट एसिड? एसिड? इट इज अ ड्रॉइंग। क्या हुई वो? लेकिन वही एसी मैंने ट्यूशन क्लास लगा दी, तो इट इज माई एसेट। क्या हुई मेरी वो? क्योंकि अब वो मुझे कमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। कैसे? तुमको लंबा समय टिका के बैठ रही है यहाँ पे, है कि नहीं? अरे आज जो तुम यहाँ बैठे 3-3 घंटे 2 घंटे, ये काय को बैठ रहे हो? मेरे को मालूम है ये चोचले है, इसलिए। जिस दिन बोला झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं 1 घंटे में से, सर माइंड ब्लॉक। जो तुम्हें, सुनो मेरी बात, जो तुम्हें स्मूथिंग दे, क्या तुम्हें वर्किंग में, जो तुम्हें अर्निंग कमा के दे, दैट इज योर एसेट्स। गॉट इट? हाँ, अब एक और चीज सुनो, अब एक और रहस्य खोलना चाहूंगा जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगी। मैं पहले बता रहा हूं, देखो, हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर टिक गई, आप उसको एसेट बोल सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली में वो मटेरियल होना चाहिए। किस तरह समझ गया? मैं वही बात कर रहा हूं ना। मटेरियल यानी क्या होता है?
मटेरियल यानी कोई जो दिखने वाली नहीं, उसको नहीं बोलते मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है जो, हाँ, जो मेजर हो, यानी इन शॉर्ट जो कंपेटेबल हो उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल हो, सुनो, कॉम्पिटेंट। सुनो एग्जाम्पल, अब देखो, मेरे पास मेरे ऑफिस में मेरे को एक फ्रेंड नहीं, स्टूडेंट ने पार्कर की 90 रुपए की पेन दी थी। अब 90 रुपए की पेन दी थी तो वो पार्कर की पेन आज भी एकदम कोरी मस्त पड़ी है, चकाचक, बराबर कि नहीं। अब मेरा साल हो गया, अब मैं वननेस की जब अकाउंटिंग करूंगा तो बताओ दिस पेन इज एसेट फॉर मी और नॉट? क्यों? क्यों? अरे एक साल से ऊपर टिक गई ना वो, तो फिर व्हाई आई एम नॉट कंसिडर द एसेट्स ऑफ दैट पेन? चलाई और चल रही वो, एक साल से ऊपर चल गई, हाँ, बिजनेस प्रोफेशन में है ना, एसेट हुई। आप क्या मुझे उस पेन को एसेट के लिए कैपेबल करोगे? क्या मैं वो अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाऊंगा? दिखाऊंगा? कितने लोग हाँ बोलना चाह रहे? हाँ, ठीक है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हाँ, ओके, ठीक है, हाँ। तो दैट पेन इज नॉट कंसिडर्ड द एसेट फॉर मी, क्योंकि लोग हंसेंगे, क्योंकि यहां पे कंपेरेबल हो रहा है। वो कंपेरेबल जो होता है ना, वो कंपेरेबल होने की वजह से उसकी वैल्यू मटेरियल होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो चुपचाप से घर भेजूंगा, चुपचाप चले जाना, बोलने के बाद मैं नाम लूंगा, चुपचाप चले जाना नाम, हाँ, घर पे। सुनो क्या होता है, हम हर वो चीज जिसकी लाइफ एक साल से ऊपर टिक गई दुकान के अंदर, आप उसको एसेट बोलना कब? जब वो कंपेरेटिवली मटेरियल वैल्यू में आती हो। मटेरियल वैल्यू एग्जाम्पल को, अभी मैं जब वननेस की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा 50,000 रुपए की ये एसी, 80,000 की वो एसी, 2 लाख का ये सेटअप, हाँ सेटअप है 2 लाख, हाँ 2 लाख, हाँ। उसके बाद 5 लाख की डेस्क बेंच और 90 रुपए की पेन, 90 रुपए की पेन सपोज। अब देखो, जब कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा और वो मेरी बैलेंस शीट रेफर करेगा, लाओ इधर, या बैंक को मैं गया, मेरे को लोन चाहिए, और बैंक वाला बोलेगा बैलेंस शीट लाओ आपकी, उस बैलेंस शीट में जब वो एसेट्स देखेगा तो उसको शुरुआती एसेट्स तो बहुत कॉम्पिटेंट दिखेंगे, लेकिन जैसे ही वो 90 रुपए देखेगा तो मेरे पे हंसेगा, बोला सर क्या है ये, तुमको अकाउंटेंट का सर किसने बनाया, कोई काम के नहीं। क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे अगर बाकी एसेट से तो उसकी वैल्यू इमटेरियल है। क्या है वो? इसमें कुछ चीजें एक साल से ऊपर होने के बाद भी हम उसको एसेट शो नहीं करते। अब आप देखो, दुकान के अंदर आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर इज द फर्स्ट कंप्यूटर, राइट। हम 200 रुपए का दुकान के अंदर कैलकुलेटर लेते हैं, लेकिन क्या हमने आज तक अपनी बैलेंस शीट में उसको एसेट दिखाया हुआ है? इट बिकम एक्सपेंस फॉर यू, बिकॉज जब मैं बाकी एसेट कंपेयर करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या दिखती है मुझे? छोटी सी, इमटेरियल। क्या होती है वो मैच नहीं करती ना। जैसे अगर मेरी बाकी एसेट्स की वैल्यू 300, 400, 500 रुपए होंगी तो उसमें 200 का एसेट दिखाया चल जाएगा, लेकिन मैं बाकी एसेट दिखा रहा हूँ 50,000 की, कोई 70,000 की, और उसमें 200 रुपए का दिखा रहा हूँ ये, तो बताओ वो इमटेरियल नहीं होगा क्या? इसलिए मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल लाइफ की नहीं। थ्योरेटिकल लाइफ में तुम्हें कुछ भी दिखा चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में सर्वाइव करोगे अकाउंटिंग करने के लिए, तो तुम अपने क्लाइंट की अकाउंटिंग करोगे तो उस टाइम पे तुम लोगों को ये छोटी मोटी चीजों को एक्सपेंस दिखाना है। क्या दिखाना है? भले वो एक साल से ऊपर चल गई तो भी, क्योंकि वो इमटेरियल है। क्या है वो? समझा? क्लियर? गॉट इट? तो अभी 2-3 पॉइंट्स आपको दिमाग में आ गए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी एसेट क्या है। अब एसेट 2 होती है, टेंजिबल और, पता है? हाँ, टेंजिबल एसेट कौन सी बताओ? जिसको हम फील कर सकते हैं, विजिबल होती है ना, टच करते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी ये मेरा पैड है, देखो ये पैड, इज इट एसेट फॉर मी? महंगा है भाई, एसेट बोलेंगे इसको, बराबर है कि नहीं? तो इज इट एसेट फॉर मी? ये माइक सिस्टम, इज इट एसेट फॉर मी? कौन सी एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल? टेंजिबल।
लेकिन कुछ एसेट ऐसी होती है जो दिखती नहीं है बट वो हमको कमा के देती है, और उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, और उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज नॉट विजिबल बट इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। मैंने बताया हुआ है तुमको वही बात। पेटेंट्स, गुडविल ये दिखती नहीं है लेकिन तुमको कमा गई थी ना। पेटेंट्स के चक्कर में तो बिल गेट्स सबसे अमीर बन गया। ये पेटेंट्स का ही तो मांझरा था। माइक्रोसॉफ्ट बना के वो बैठ गया, ओनरशिप लेके बैठ गया, मेरा है भैया माल, इनोवेशन दो मेरे को पैसे। समझा? क्लियर? चलो अब गुडविल के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करता हूं, मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है पीछे। पेटेंट्स भी आपका मैंने रॉयल्टी पढ़ाया था, हो गया था। ट्रेडमार्क भी हो गया था, कॉपीराइट्स भी हो गई थी। कॉपीराइट्स में मूवीज काफी ज्यादा ये करते हैं। मूवी लोग, मूवी होते हैं ना, मूवी में आप देखो डॉन टू आई थी ना, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। तो ये क्या होता है, डॉन मूवी जिसने बनाई होंगी, क्या उसको ही डॉन 2 बनाई होगी क्या इसने? नहीं। अब डॉन और डॉन 2 वाला अलग होगा। तो जिसने डॉन 2 बनाई होंगी उसने पहले डॉन के कॉपीराइट्स लिए होंगे। ऐसे ही नहीं होता कोई भी चीजें, आप टाइटल किसी का भी चुपका तो नहीं किसी को भी। समझा? क्या अभी वननेस का नाम किसी को रखना है, वननेस 2, वननेस एनएक्स, तो उसको पहले मुझसे कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे, और अगर कॉपीराइट्स नहीं लिए तो बंद ही कर दूंगा सीधा, मेरा ट्रेडमार्क है भैया वो। समझा आपको? क्लियर? वननेस कॉमर्स क्लास ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो ओके। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? मतलब आपको जमीन और जो आपकी दुकान होती है उसको बिल्डिंग बोलते हैं। वो आपकी एसेट है क्योंकि उसके लाइफ एक्सर से ऊपर है। हाँ, प्रीमाइसेस। कार्तिक खैरे, व्हाट इज प्रीमाइसेस? बाकी लोगों को बातें करने मतलब नहीं, बोल प्रीमाइसेस क्या होता है? बेटा वो खाई में गिरेगा तो भी जाएंगे उसके नीचे, मत सुन, उसको खुद को नहीं आता। अब सुन रहा भी किसकी? बिन पगारी जो वकील होते ना वो डुबाती। पगार वाला लेना वकील, जैसे मैं तेरा पगार वाला वकील हूं। कौन हूं? और जो तेरे को पीछे से सलाह दे रहा था ना, सलाह, वो बिन पगारी वकील है। एक्सपीरियंस है तभी तो आया पढ़ने, है ना? बराबर कि नहीं? एक्सपीरियंस है तभी तो पूरे अकोला में से वन ने सिलेक्ट किया। बोलो, मैं बताऊं? अरे मैं तो कई बार बता चुका तुमको ट्रायल बैलेंस के वक्त, याद करो। अगर जब तुमको ट्रायल बैलेंस सिखाया था, बैलेंसेस, तब एक एक मीनिंग होता था, बताया था तुमको, पाई लेवल में काम में आना। सुनो बैठो, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जहां से बिलोंग कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी एसेट्स को आप एक ही नाम बोलते हो, प्रीमाइसेस। हाँ, मैं कहीं भी बोलता हूं गेट आउट फ्रॉम माय प्रीमाइसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी एसेट्स को अगर मर्ज करना है, एक ही नाम देना, तो प्रीमाइसेस। जैसे मैं अभी फैन है, ये एसी है, ये प्रोजेक्टर है, इसको अलग नाम देते हुए सबकी वैल्यू में कंप्यूटर के एक ही नाम बोलता हूं, प्रीमाइसेस। लिखा होता है डोंट डैमेज द प्रीमाइसेस, लिखा होता है ना स्कूलों में। तो इसका मतलब है कि वो सारी एसेट का नाम एक ही नाम है, प्रीमाइसेस। और वो सारी एसेट्स तुम्हारी एसेट है क्योंकि उनकी लाइफ एक साल से। ठीक है, क्लियर? तो हम 2-3 एसेट्स को मर्ज करके एक ही नाम दे सकते हैं, प्रीमाइसेस। अगर हमको ट्रैफिक कम करना है तो क्या करना है? कम। कुछ छोटी एसेट्स, अब छोटी एसेट्स को हमने अलग अलग नाम दिया तो हमारा क्या होगा? ट्रैफिक ज्यादा होगा ना। तो मटेरियलिटी क्या बोलता है? ट्रैफिक कम करो, कंप्रेस करो, मर्ज करो उस एसेट्स को, तो हम एक ही नाम बोलेंगे, प्रीमाइसेस। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज मैं वननेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, उस वननेस के अंदर मेरे पास बहुत सारी एसेट्स हैं। अब इसमें मैं फैन अकाउंट अलग बनाऊं, एसी अकाउंट अलग बनाऊं, डेस्क भी अलग बनाऊं, तो क्या करता हूं मैं? एक अकाउंट बोलता हूं, सबका वैल्यू पता कितना है, एक ही नाम दे, चल खत्म कर विषय। समझा? तो उसको नाम दिया है प्रीमाइसेस। ठीक है, क्लियर? इट इज माय एसेट्स। ओके, फ्री होल्ड लैंड। अब देखो, लैंड दो टाइप के होते हैं, लीज होल्ड और फ्री होल्ड। पढ़ाया हुआ है? बता, तू बता। हाँ किया ना? मैंने नहीं किया। हाँ सुनो भाई, फ्री होल्ड लैंड एंड लीज होल्ड लैंड किसको बोलते? सुन लो,
सुनो, जब भी गवर्नमेंट आपको कोई जमीन देती है और उसकी मूल रूप से हमेशा के लिए अधिकार आपका होता है जब तक आप बेचते नहीं, जिसका नमूना ड होता है। क्या होता है? ड, प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लेकिन एक होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड क्या होता है? सुनो, जब भी गवर्नमेंट से आप जमीन लेते हो, परचेस करते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको आजीवन काल के लिए वो आपको जमीन नहीं देती है, वो कुछ तो भी पीरियड के लिए देती है आपको। उस पीरियड के बाद आपको वापस रिन्यू करानी पड़ेगी, तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे हम? अब एग्जांपल दूं, सिंधी कैंप की जमीन है, लीज पे है, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था और सिंधी कम्युनिटी ने अपने देश को चुना कि हम अपने देश में जाके रहेंगे, तो वो अपना सब कुछ वहां से छोड़ के यहाँ आए थे इंडिया के अंदर, बराबर कि नहीं? अपना सब कंफर्टेबल जोन छोड़ के आए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए एक स्पेस दिया कि जाओ अपना कम्युनिटी बनाओ, और वो कम्युनिटी को वो रेफ्यूजी बन के वो सिंधी कैंप में आए, और वो सिंधी कैंप का जो पट्टा बना, वो गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट ओनरशिप नहीं दिया कि कल को अगर कोई डेवलपमेंट के लिए उनको उठाना पड़े तो हम उठा सकते हैं। और तब वो जमीनें जो घर बार अपने बांधे सिंधी कम्युनिटी ने, उसको बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे हम? यानी आज भी सिंधी कैंप का पूरा पट्टा जो है ना, ये लीज पे है। हाँ, आदर्श कॉलोनी से जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड है। लेकिन सर ऐसे गवर्नमेंट हमसे जमीन छीन सकती है? तो छीनती नहीं है जनरली। पूछो क्यों? क्योंकि रेसिडेंट्स को लाना नहीं तो वोट बैंकिंग कम हो जाती। क्या होती है? अरे अगर रहवासी लोगों का घर छीन लिया तो वो सरकार को कौन वोट देंगे? फिर लोग देखेंगे कि आज इनको उठाया, कल हमको उठाया, तो ये तो फिर ऑटोक्रेटिक हो जाएगी लीडरशिप, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो वैसा काम नहीं करना है ना। इसलिए सरकार को पता है, आप देखो जितने भी अतिक्रमण आते हैं वो घर तोड़ने नहीं आते कभी, वो दुकान तोड़ने आएंगे या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, लीज होल्ड पे नहीं आते। तो इसलिए मतलब इन शॉर्ट रिफ्यूजीज जो आते हैं ना बेटा, वो लोग शरणार्थी बनते हैं, यहाँ पे आए थे तो उनको लीज होल्ड का पट्टा दिया है। यानी आज भी ये जमीन लीज पे है, ठीक है? नहीं, मैंने क्या बोला आपको, उठता कोई नहीं है, लेकिन रिन्यू करना पड़ता है 100 साल बाद, 50 साल बाद। MIDC की सारी फैक्ट्री जो चली है वो लीज पे है। कल को गवर्नमेंट को अगर अपना पट्टा और बढ़ाना है, मतलब अकोला बढ़ाना है, तो अकोला बढ़ाने के लिए वो MIDC जो है ना वो पीछे करेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज सिटी में नहीं चाहिए, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो आप देखो MIDC में जितनी भी आप फैक्ट्री देखोगे वो सब कच्चे बने हुए हैं, पक्का कंस्ट्रक्शन किसका भी नहीं। आप देखो टीन के शेड बने हुए सबके। आप देखोगे 90 जिस की फैक्ट्री है वो MIDC में घूम के आओगे आज जाके, तो 90% फैक्ट्रियां टीन से बनी हुई है। पूछो क्यों? कल गवर्नमेंट को लगा कि ये पट्टा खाली के हमको यहाँ सिटी बसानी है अपनी, तो वो तुमको और पीछे स्लॉट देगी। मतलब ऐसा छीनने के बाद देती है दूसरी जमीन भी आपको, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा ओनरशिप आपको नहीं दे रही है। इसलिए गवर्नमेंट जो जमीन दिया कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, वो भी आपकी एसेट है। क्या है आपकी वो? तो प्रॉपर्टी दो आएंगी, लीज होल्ड और फ्री होल्ड। समझा क्या? नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी किसको बोलेंगे बताओ? मशीनरी जो अपनी फैक्ट्री के अंदर होती है, और प्लांट यानी जो अपन ने वो फैक्ट्री लगाई ना, फैक्ट्री पूरी, उसको प्लांट बोलते हैं। ढांचा, जैसे अपन ने बड़ी फैक्ट्री लगाई, रूफ वगैरह वगैरह, तो उसको प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लांट। ये अपना इधर प्लांट है बोलते ना हम। प्लांट यानी पौधा नहीं यहाँ पे, हाँ, प्लांट यानी ढांचा, बॉडी, ठीक है? ये भी अपनी एसेट है। बाकी एसेट्स कल देखते हैं। आज इसी के साथ मेरा सेशन भी समाप्त होता है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा काफी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। देखो हम लोग बैंक में बैठे हुए हैं आज। कल एक टॉपिक था फाइनल बैंकिंग कंपनी, उसलिए बनाया था ये मैंने।